हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। और आज हम इस पहले चैप्टर की वीडियो में तीसरे टॉपिक पे पहुंच गए और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है, इसके वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और कैसे क्या टर्म्स है जो कूलम्स लॉ को सबसे अलग करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें सबसे बेसिक फंडामेंटल से, तो इसका स्टेटमेंट है बेटा कुछ इस तरीके से कि एक सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस। लाइक अगर मैं बोलूं तो यहां पे मेरे पास एक चार्ज हो जाएगा, ये एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी क्लोन, ओके डन, ये दो चार्ज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं मेरे पास जो दो चार्जेस हैं इनके बेसिस पे यहाँ पे अपना पास चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है, अब इन पे जो भी फोर्स लगेगा, दो टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं बेटा। अगर चार्ज हमारे पास दोनों पॉजिटिव है तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, अगर चार्ज हमारे पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, तो इन दोनों चार्जों पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस मानूं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट के बेस पे बोलूं तो फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ चार्जेस, फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट मीन्स Q1 Q2। क्लियर है इतना। अब इसी के साथ साथ उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी मैटर है यहाँ पे, कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो, एंड द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसको अगर साथ में लिखेंगे तो ये टर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये हमारे पास क्या मिला, कूलम्बियन फोर्स का एक टर्म मिला। फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करेंगे आगे। अब इसी के साथ साथ बेटा अगर मैं कुछ बेसिक टर्म्स और डिस्कस करूं तो यहां पे हमें पता है कि फोर्स के नेचर क्या होंगे। या तो हमारा फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव होगा, या तो रिपल्सिव होगा। अब अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा, ये मेन मुद्दा है। अट्रैक्टिव कब होगा बेटा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास है सिनेरियो फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स का और रिपल्सिव फोर्स का। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है एंड दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन। अब यहां पे K क्या है बेटा, K इज योर कूलम्बियन कांस्टेंट, कूलम्बियन कांस्टेंट, और हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आप बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो। सो जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सर ये यूनिट कैसे आई, तो अब यूनिट अगर मैं इसको सिंपल बेटा इस फॉर्मेशन में रखूं, F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, K का यूनिट हमें फाइंड करना है, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया, और R का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो K को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो एज इट इज मैंने लिख दिया, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल फॉर्म में याद रखना, एकदम इजीएस्ट वे में लिखा है हमने। K की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जब ये वैल्यू K की हुई तो K की एक फिक्स फॉर्मेशन में एक वैल्यू आती है एंड दैट इज K इक्वल्स टू 1/4πε0। अब यहाँ पे फिर बोलोगे कि सर आपने तो एक और क्वांटिटी बता दी। अब वो एक और क्वांटिटी क्या होगी अपने पास, ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम।
ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू है हमारे पास, ये भी वैल्यू हमें क्या करना बतानी है। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जस्ट रेसिप्रोकल है तो यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हो गए अपने पास। अब अगर हम चाहें, हमारे पास सपोज मैं एज एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास Q1 की वैल्यू 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम है, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में 1 मीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है। तो जो फोर्स होगा बेटा कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि हमने देखा फोर्स में हमने दोनों की चार्ज की वैल्यू 1 ली, तो F इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू के की वैल्यू बताई है 9 इंटू 10⁻⁹, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, सो F इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ फॉर यूनिट चार्ज न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा अगर चार्ज हमारे पास यूनिट है तो। और यहां पे कुछ चीजें और याद रखनी है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल किसके किसके लिए होगा। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होगा, सबसे पहला हम लिखेंगे ये पॉइंट चार्ज हुआ तो पॉइंट चार्ज ओनली, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। तीसरा उसकी जो वैल्यू है 10⁻⁻15 से ज्यादा होनी चाहिए। डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होनी चाहिए। सो पहला टर्म क्या मिला, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज हुआ तो। चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। अगर डायनेमिक चार्ज आया बच्चों तो समझ जाना है कि हमारा कूलम्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं है। तो अब इसके बाद डिस्टेंस भी याद रखना है, मीटर में लिख देता हूं, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगा तो ही हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। उससे कम होगा तो भाई साहब कूलम्स लॉ पॉसिबल नहीं, वहां पे वैलिडेशन नहीं होगा उसका। अब यहां पे हमें कुछ टर्म देखने हैं। क्या हमारे पास जो के यूनिट है, के का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया, के क्या है अपने पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोलम्बियन कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मेशन आया क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए हमें बेटा, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मेशन बना देता हूं, न्यूटन मीटर मतलब m1 L1 T-2 L2 चार्ज मीन्स 80, चार्ज का लिख देता हूं यहाँ पे A1 T1, ये हो गया, ये हो गया A2 T2। अब आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सो M1 L3 T-4 A-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका आ गया, K का आ गया। सिमिलरली व्हाट फॉर एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जस्ट अपोजिट करोगे आपको मिल जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका m-1 L-3 T4 A2। so this is the dimension formula of permittivity of free space। हमने जो किया अभी वो फॉर्मेशन किसके लिए था, फॉर स्केलर, स्केलर फॉर्म के लिए किया था हमने। अभी जो भी कूलम्स लॉ डेरिवेट किया, दैट मींस F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए हुआ, ये हुआ अपने पास स्केलर फॉर्म के लिए। अब हमें यहाँ पे डेवलप करना है बेटा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हमें दिखाना है कि कैसे क्या हमारा कूलम्स लॉ सेम उसी फॉर्म में आ सकता है कि नहीं। हमने चीजें इतनी कंफर्म की, अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म सपोज अपने पास सेम वही कंडीशन, फिल करो, ठीक है, दो चार्ज हो गए। अब इन दो चार्ज पे बेटा सबसे पहला चार्ज अगर मैं बोलूं तो मैं फर्स्ट वाले को अगर बोलना चाहूं तो इसको मैं बोल देता हूं ये चार्ज है मेरा Q1,
ये चार्ज है मेरा Q2। अब इन्हीं के बेस पे मुझे आगे मेरे टर्म्स क्या करने, डिस्कस करने। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब क्या करेगा, Q2 इस पे फोर्स लगाने की चेष्टा करेगा, मतलब Q1 को क्या करूं, धक्का दूं, मतलब उस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। और Q2 किस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, Q1 पे। Q1 Q2 पे जाएगा, Q2 Q1 पे जाएगा, दोनों के बीच में फोर्स क्रिएट होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं, दैट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा। Q1 पे कौन लगा रहा है फोर्स, Q2, तो ये क्या हो जाएगा, F12। हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F21, वेक्टर फॉर्म किया। लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो सकता है, या तो R12 हो सकता है और R21 लिख सकते हैं हम, दोनों फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस है नहीं दोनों के लिए। अगर R12 है तो R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब Q1 से Q2 पे गया तो क्या हो जाएगा अपने पास, F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये पहला हुआ। सिमिलरली किसके लिए होगा बेटा, दूसरे के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर फॉर्म, सो K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया अपने पास फोर्स। अब इस पे कुछ फोर्स लगेगा जो मुझे बताएगा कि पूरा फोर्स सिस्टम में क्या हो सकता है, ठीक है। अब सपोज जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो वहां पे हमें पता चलता है कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, क्योंकि ये सपोज ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अपने पास अगर लिखें तो यहाँ पे एज वी नो दैट लिखना है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर देयर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू F12 प्लस F21, ये हो गया अपने पास। अब अगर मुझे पता है F क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, F21 हुआ, F12 दैट मीन्स 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हुई, तो ये क्या हो गया अपने पास, F12 प्लस F21, ये हुआ। अब ये भाई साहब जब इधर आएंगे तो हमें पता है माइनस होने वाले हैं, तो F12 इक्वल्स टू F21 माइनस में, ये हो गया हमारे पास F12 फोर्स वेक्टर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे देख के कुछ चीजें याद आ रही है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद आ रहा है, दैट मीन्स every action is equal and opposite reaction. That means following Newton's third law of motion यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेविटेशन और ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन में मास की बात की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या होता है बेटा, चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एफ सी क्या है अपने पास, कूलम्बियन फोर्स की बात कर रहा हूँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये कूलम्बियन फोर्स का। लेकिन अगर मैं यही बात करूं मास के टर्म में बात करूं तो फॉर एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों चीजें सेम है, बट लेकिन हमारे पास जो Q है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन M क्या होगा, ऑलवेज
पॉजिटिव होगा बेटा, इतना आपको याद रखना है। और जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ के रखना है। और अगर हम इसको R12 वाले टर्म में लिख रहे हैं या R2 वाले टर्म में लिख रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 हम इजीली उसको लिख सकते हैं। और आगे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इतना है, कभी कभार 2 मार्क्स में आता है आपको तो ऐसे लिख देना, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस कूलम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें ये पूरा लॉ क्या हो जाए, समझ में आ जाए और उसको इजीली क्रैक आउट कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।